नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अरुण सर सीडीपी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश जी के जो स्पेशल विशेष चल रहा है उसमें अगले नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे प्यारे साथी जो भी इस वीडियो को देखें वो आखिरी तक जरूर देखें। 4 या 5 मिनट देखने से भला नहीं होने वाला, ये बात आप जान के रखिए कि जो भी करवा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम आएगा उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवा रहा हूँ। मैं खुद ही उन चीज़ों से हाथ नहीं लगा रहा जो कि आपके एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, या फिर मैं उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक मैं लगभग 6 पार्ट उत्तर प्रदेश जीके के बना चुका हूँ। जिन बच्चों ने अब तक ये सब नहीं देखे उन सभी पार्ट्स को, उन सभी भागों को जाकर देख लें और उसके बाद ये पार्ट देखें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, वरना इसको देख सकते हैं, एक ही देख के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का जो पार्ट है जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश जीके में और हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, है ना। तो उत्तर प्रदेश में इतिहास से संबंधित कौन सी घटनाएं घटित हुई। देखो, कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूं जो कि आपको याद भी रखनी है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। जैसे इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण काल से। आप सबको ये बात याद रखनी है, इतिहास की शुरुआत, हम कहीं पर भी इतिहास पढ़ते हैं तो पाषाण काल से इसकी शुरुआत होती है। पाषाण काल के बाद एक काल आया जिसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे प्राचीनतम स्थान हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल, वैदिक युग, और वैदिक युग के बाद हम पहुंचेंगे जैन और बौद्ध धर्म पर। कोशिश करी जाएगी कि एक ही वीडियो में ये सारे के सारे कवर हो जाएं। अगर मैं बात करूं आपसे पाषाण काल की, तो ऐसा युग, ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें, ऐसा युग, ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें पत्थरों से प्राप्त होती है। पत्थरों से जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे काल को क्या कहते हैं हम, पुरापाषाण काल, पाषाण काल। अब पाषाण काल से संबंधित कौन सी चीजें, कौन सी वस्तुएं हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं और कहां कहां से मिली हैं, ये सब सवाल आपसे पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिले हैं वो सब पूछेगा। वैदिक युग से संबंधित कौन सी विशेषताएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं वो सब पूछेगा। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या रहा है वो सब चीजें पूछेगा। और एक टॉपिक और ऐड कर दे रहा हूं कि शुरुआती जो हम टॉपिक करेंगे इतिहास में 16 महाजनपद, तो महाजनपद काल भी हम इसमें पढ़ेंगे। और यहां पर मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है कि कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके पाषाण काल से। बच्चा कहां से, पाषाण काल से, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिथिक एज कहते हैं इसको, पाषाण काल, अर्थात लिथिक एज। ऐसा काल, ऐसा काल जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी पत्थरों से प्राप्त होती है, पत्थरों से प्राप्त होती है। क्योंकि इस काल में मानव एकदम से शिकारी और जंगली था, प्राप्त होती है। एक बार इसे लिख दूं, इस काल में मानव का जैसे जैसे जन्म हुआ था तो कपड़े थे नहीं, खाने के लिए भोजन था नहीं, रहने के लिए आवास था नहीं, तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान में से सबसे पहले मेरे ख्याल से भोजन की व्यवस्था आप भी करेंगे, प्रत्येक प्राणी करता है। तो मानव ने भी सबसे पहले शिकार करना सीखा। इस काल को जो बांटा गया वो 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। जैसे
पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब यहां पर आपसे दो दो चीजें पूछ लेगा, वो दो दो चीजें मैं आपको लिखवाई दूंगा, उसमें दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं। जैसे आपसे कहेगा कि पुरापाषाण काल में क्या हुआ, तो जीवन कैसा था, शिकारी जीवन, शिकारी जीवन, और शिकारी जीवन को ही हम क्या कहते हैं, आखेटक, शिकार करने वाला जीवन जीता था मानव। मानव मांसाहारी भी था, मांस और कंदमूल फल खाता था। कंदमूल मतलब मूल फूल, कंद फूल और मूल जड़, मतलब जड़ और फल फूल ही खाया करता था, कंदमूल फल खाया करता था। मानव ने चित्रकारी सीख ली थी, मानव के द्वारा सीखा गया पहला कार्य कौन सा था, चित्रकारी। चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका। अगर आपसे कहे कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश से सबसे पहले मानव के चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शिकारी जीवन, मांस, कंदमूल फल, चित्रकारी भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपसे वो पूछ लेगा, भाई जब शिकार के चित्र ही तो बनाएगा, चित्रकारी किसकी करेगा, दिन में मानव कर रहा है शिकार, तो रात में उसको सपने भी तो शिकार के ही आएंगे। तो रात में शिकार के चित्र मानव उकेर रहा है दीवारों के ऊपर, उसने दीवारें रंग दी हैं किससे, शिकार के चित्र। आगे आगे शिकार, पीछे पीछे मानव, मोटे मोटे पत्थर लेकर, अकेला आदमी है, परिवार बने नहीं, तो एक ही जानवर मार लेगा, उससे काम चला लेगा 2-3 दिनों तक। इस पुरापाषाण काल में परिवार नहीं बने। मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में इससे क्या क्या संबंधित चीजें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। शिकारी जीवन, शिकारी जीवन है ना, शिकारी जीवन और शिकार के चित्र, सॉरी यहां पर लिखना था हमें शिकार के चित्र, शिकार के चित्र कहां से प्राप्त हुए आपके, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। बड़े बड़े पत्थर प्रयोग करता था, फिर इसमें पत्थर छोटे हो गए, यहां पर जो झोपड़ियां बनाना शुरू कर देगा मानव, क्योंकि परिवार का धीरे धीरे करके विकास आ गया। यहां पर आग का उपयोग करना, आग का उपयोग, चाक का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाए मानव ने, मिट्टी के बर्तन बनाए मानव ने, और पके हुए बर्तन, पका हुआ मांस खा रहा है, पका हुआ मांस खा रहा है मानव। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ट्रेंडिंग रहती हैं आपसे, आग का उपयोग कब और आग का आविष्कार कब। तो यहां पर आग का आविष्कार याद रखना है आपको, आग का आविष्कार, यहां पर आग का आविष्कार, क्योंकि उससे दिमाग में रखनी है बात कि देखो भाई किसी गुफा के अंदर और चित्र बना रहा है मानव, तो चित्र बनाएगा कैसे, पत्थर से, तो पत्थर से पत्थर टकराएगा, चिंगारी निकलेगी। तो आग का आविष्कार तो इसमें हो गया, लेकिन आगे चल के मानव के परिवार बन गए, तो छोटे जानवरों की बजाय बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ेगा उसे, परिवार का भी भरण पोषण करना है। तो जब परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा, छोटे जानवरों की बजाय बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ेगा बालक। तो एक बात बताओ कि वो पहिया, बैलगाड़ी, बुग्गी जैसा आविष्कार कर लेगा, अब बैलगाड़ी के पहिए जब खराब हो जाएंगे, घर पे पड़े रहेंगे, तो बालक उसको घुमा देंगे, तो उस पहिए से ही चाक बनेगा, चाक के ऊपर बर्तन, मिट्टी पड़ेगी, बर्तन, बर्तन बने, और बालक खेल रहे हैं तो पत्थर छोटे छोटे, क्योंकि अब बड़े पत्थर से शिकार नहीं कर सकता, छोटे पत्थरों से शिकार करेगा। तो अब जैसे बालक खेल रहे हैं तो पत्थर से पत्थर बढ़ाया, झोंपड़ी में आग लग गई, और क्या हुआ कि वहां मांस रखा था वो जल गया, मिट्टी के बर्तन थे वो पक गए, और फिर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो उसने पका हुआ मांस खा के देखा। इस प्रकार से विकसित हुई संस्कृतियां, ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से आया और पका हुआ मांस खा के आज स्वादिष्ट लगा। तो याद रखना है, यहां पर परिवार भी बन गए, मनुष्य समूहों में रहा। वो किस काल में रहा, मध्य पाषाण काल में। अब आपसे जो सवाल बनता है वो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिख लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं अभी आता हूं 1 सेकंड में, बस आप स्क्रीनशॉट लीजिए बस इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब
पाषाण काल में, पाषाण काल में तांबे का आविष्कार हुआ। पहली खोजी गई धातु मानव के द्वारा कौन सी है? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? तांबा। पहली धातु तांबा, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा। क्लियर? अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, तांबा खोज होने की वजह से इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग कहते हैं। किसको? पाषाण काल को। उत्तर प्रदेश का क्या योगदान? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, याद रखना है कहां से? उत्तर प्रदेश के, अब आ गया उत्तर प्रदेश जी के, सहारनपुर से, सहारनपुर से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। तांबे के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ ब्रास मिले हैं, है ना? किसके साक्ष्य मिले हैं? तांबे के साक्ष्य मिले हैं। अब और क्या क्या मिला है? आपको एक बात याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है बेटा, प्रतापगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ का नाम याद रखना है, महदहा। एक स्थान, एक जगह है, उसका नाम क्या है? महदहा। और दूसरा सराय नाहर राय। ये दो जगह याद रखनी है आपको, ये दो जगह याद रखनी है। यहां से बहुत कुछ मिला है। पाषाण कालीन संस्कृतियां उत्तर प्रदेश में, आपको नाम याद रखना है प्रतापगढ़ जिला। कहां से? प्रतापगढ़ जिला, है ना? तो ये वाला लिखो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखो, पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, अभी प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिए। सोनभद्र कौमा सिंगरौली, बेलन घाटी, इसी को क्या कहते हैं? बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ, बेलन घाटी, बेलन घाटी किससे संबंधित है? तो आप कहना पुरा पाषाण काल की संस्कृति। और इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? आपके सिंगरौली और सोनभद्र। चकिया, प्रयागराज का चकिया एक स्थान और है, चकिया प्रयागराज, यहां से भी इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। लिखो जल्दी से, एक ही लाइन रह गई होगी ना, अब तो यही लाइन रह गई होगी। ठीक है? मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतापगढ़, एक तो नाम याद रखना है आपको, सराय नाहर राय। पहला नाम क्या याद रखना है आपको? प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय।
इसका जो उत्खनन था जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया। क्या? इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा, इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जी.आर. शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहां से 14 समाधान, कितने? 14 समाधान, मतलब सबों के स्थान मिले हैं। कितने मिले हैं? 14। अब ये 14 ही याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने? 14 समाधान कहां से प्राप्त हुए? यहां से मृग श्रृंग, मृग श्रृंग मतलब हिरण का सींग, हिरण का सींग कहां से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय से, है ना। इसके अलावा 8 गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे भी कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके सराय नाहर राय से। 8 गर्त चूल्हे कहां से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से। अब आपसे कहे कि सबों के सिर किधर हैं, तो सबों के सर पश्चिम की तरफ है। पश्चिम। सबों के सर, जो डेड बॉडीज हैं उनके हेड किस तरफ हैं? पश्चिम की तरफ। तो ये बात याद रखनी है आपको। यहां से सवाल बन जाएगा, और बन जाएगा तो बन ही जाएगा। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है? प्रतापगढ़। इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया। यहां से 14 समाधान सबों के सिर पश्चिम की ओर हैं। मृत श्रृंग, मृग श्रृंग अर्थात हिरण का सींग प्राप्त हुआ। 8 गर्त वाले चूल्हे प्राप्त हुए। पूछा गया प्रश्न है, अच्छे से याद रखना है। अब अगला इसको लिख लो जल्दी से। महदहा करते हैं। क्या करेंगे अब? महदहा। ठीक है। महदहा, महदहा यहां से क्या मिला है? यहां से तो इतना कुछ मिला है कि आप लिखते लिखते और याद करते करते परेशान हो जाओगे। पहली बात तो ये भी याद रखना है, क्या पता कोई बालक आके इसी स्लाइड पर जुड़े। तो ये भी कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। और यहां से सबसे पहली बात याद रखनी है, मृग श्रृंग के छल्लों की माला, जो हिरण है वहां से मृग श्रृंग मतलब हिरण के सींग के छल्लों की माला, मृग श्रृंग के सींग है, सींग काट के उसके छल्ले बनाए हैं, छल्लों की माला। यहां से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, अंडरग्राउंड होने के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बारहसिंगा भैंसा हाथी, बारहसिंगा भैंसा है तो भैंसी लिख दो, भैंस, हाथी, बैल, सूअर के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आपसे ये पूछ लिया गया है बैल कहां से मिले हैं साक्ष्य? यहां से भैया, क्लियर है? महदहा से। एक है दमदमा, और दमदमा से एक है आपका, ये तो दूसरा स्थल था, और पहला था सराय नाहर राय, और तीसरा है प्रतापगढ़ का दमदमा। दमदमा, और दमदमा से बेटा दमदमा से 41 समाधान 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 41 समाधान, है ना। गर्तावास के साक्ष्य तो हर जगह से मिल रहे हैं, गर्तावास, है ना। गर्तावास के साक्ष्य भी
यहां से प्राप्त हुए हैं। ये पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में क्या क्या मिला वो बता दिया। अभी इसको लिखो अब जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नव पाषाण काल के साक्ष्य सोनभद्र, प्रतापगढ़, मिर्जापुर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सोनभद्र, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? नव पाषाण काल के साक्ष्य। ये याद रखेंगे आप लोग, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब देखो, एक मेहरगढ़, मेहरगढ़ का आपने नाम सुना होगा, एक कोल्डी हवा का नाम सुना होगा, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, एक लोहरादेव, और याद रखना, देखो 3 शब्द लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़, कोल्डी हवा और एक नया शब्द याद रखना है, लोहरा देव, और एक याद रख लो यहीं पे, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। अब ये क्यों लिखे? अब सबके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिख दिए? भैया इसलिए लिखे कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर सबसे प्राचीनतम पशु के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य पहले कहां से मिले थे? वो मिले थे यहां से। लेकिन अभी नई खोज हुई है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर यूपी में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? संत कबीर नगर के, सॉरी कहां गया, संत कबीर नगर के लोहरा देव से। इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो ये रहा, लोहरा देव से। लोहरा देव संत कबीर नगर का एक स्थान है। लेकिन आपसे कहे कि पहले साक्ष्य कहां पर मिले थे? पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले थे? पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से। कोल्डी हवा से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, ये सबसे प्राचीनतम बता रहा हूं। एटा जिला यूपी, एटा जिला यूपी उत्तर वैदिक काल में क्रांति होने का, कृषि में एकदम से उपजाऊपन और कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता बढ़ने का कारण था लोहा। तो एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ, जिसको श्याम अयस कहते थे। क्या कहते थे? श्याम अयस। किसको कहते थे बच्चा? लोहे को। तो ये 4 नाम ऐसे याद रखने हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 2-4 खुराक लेनी है। यहां से एक सवाल पूछ लेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से। ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में स्थल है मेहरगढ़। अब यहां से आपसे पूछ ले कि बच्चा अब प्राचीनतम कहां से मिले हैं? वो तो अब मिले हैं। ये कहां से? संत कबीर नगर, कृषि के प्राचीन। और ये सब के सब मिर्जापुर, क्योंकि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल, मानव द्वारा, दूसरी स्लाइड पे लौटूंगा, पीछे वाली पे, मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल जौ थी। और जौ के लिए ऋग्वैदिक काल में यव शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन सी फसल थी पहली? जौ। और जौ के लिए किसका प्रयोग हुआ है? यव शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम पालतू पशु, प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। कौन था? कुत्ता पहला पालतू पशु था। पहली बार आवास मानव ने, पहली बार
आवास नदी के किनारे, नदी के किनारे कहीं पर भी बनाए, कहां पर बनाए, नदी के किनारे। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता अगर विकसित हुई देखेंगे तो वो नदियों के किनारे, ऋग्वैदिक काल देखोगे तो वो भी नदियों के किनारे, या फिर हम पाषाण काल से संबंधित चीजें देखेंगे, साक्ष्य देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिलेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, और मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट मत लिया करो, ये बहुत लंबी दौड़ है, और इस लंबी दौड़ में स्क्रीनशॉट छोटे टर्म्स के सपनों को पूरा करते हैं, ना कि आपके लंबे सपनों को। तो मेरी राय है स्क्रीनशॉट नहीं, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, बहुत फायदेमंद नोट्स रहेंगे आपके, बहुत जरूरी हैं। इसको आप एक बार लिख लीजिए, अगर समझ में ना आ रहा है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ हो तो बात करते रहिएगा, है ना। चलो, अगर हम अभी बात करें, अगर हम अभी बात करें, दूसरा टॉपिक आता है अपना उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखो, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी स्थापना तो 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। अब यहां मैं बता क्यों रहा हूं आपको एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बच्चा इसके पीछे रीजन ये है कि ये वो विभाग है जो भारत में उत्खनन का कार्य करता है, यहां पर यह देखने का कार्य करता है कि कौन सी वस्तु कहां पाई गई थी और वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नहीं आ रही बात समझ में? ये जो एएसआई है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वे, सर्वेक्षण, ये काम क्या करता है? सर्वे करता है। जैसे पता चले कि मथुरा में कोई वस्तु दबी गढ़ी पड़ी है बहुत पुराने समय से, तो उत्खनन करने के लिए कौन आएगा? एएसआई आएगा। इसके पहले अध्यक्ष, एएसआई के जनक कह सकते हैं, के जनक, के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये मैंने आपको बताए हैं 2 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा वो जरूरी रहेगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से। अब देखो, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं जो आपके काम में आ जाएगा, इसको इधर डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 चीजें आपको जानना जरूरी था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। 1921 दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा, है ना। दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा था? दूसरा स्थल कौन सा था? दूसरा स्थल आपसे पूछे तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्लियर? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में और वो भी पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता मैं अगर आपसे बात करूं, 5 विशेषता आपको बताऊं जो पेपर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता की जो 5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहां पर प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यहां पर प्राप्त सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार,
अन्न भंडार करने का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आजकल जो अन्न भंडार करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत पहले से करते थे। और महास्नानागार, महास्नानागार, ये दो चीज आपको यहां से याद रखनी है। मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये भी पूछ लेगा। ये डिमांडिंग क्वेश्चन है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ये, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। भारत में सबसे बड़ा स्थल, वो तो सबसे बड़ा स्थल हो गया, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो ये कौन सा है बच्चा? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। क्लियर? धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत में पूछे तो धौलावीरा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। सफेद कुआं। यहां से स्टेडियम प्राप्त हुआ है और वर्णमाला प्राप्त हुई है। अक्षर कहां से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। गुजरात में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत में। तो यहां तक आपको याद रखना है। इसके अलावा आ जाएगा यूपी, इसी स्लाइड पे आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रकृति की पूजा करते थे, जिससे डर लगा उसकी पूजा करने लग गए। प्रकृति पूजक थे। विदेश व्यापार होता था, विदेश व्यापार होता था। समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त श्रृंगारदानी इस ओर इशारा करती है कि महिलाओं को समाज में बढ़िया स्थान दिया जाता था। विदेश व्यापार, लोथल से फारस की मोहर दी मिली है। कहां की मोहर? फारस की मोहर। अब आपसे अगर पूछे कि फारस किसको कहते हैं, तो जो ईरान इराक का जो क्षेत्र है, ईरान को ही मान लो आप बेसिक, क्योंकि ईरान में ही तो चाबहार बंदरगाह भारत ने वर्तमान में विकसित किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध विदेश व्यापार से भी प्राप्त हुआ है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है ना। अब यहां पर मात्र सत्तात्मक था। यहां पर एक बात याद रखनी है, घरों के दरवाजे गली में खुलते थे। जबकि गलियां मुख्य सड़क पर खुलती थी। गलियां मुख्य सड़क पर खुलती थीं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे निकल के जा रही है, ऐसे काटा, चौराहे होते थे। आजकल का ट्रैफिक जाम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रिड पद्धति खत्म हो गई है। जब मन में आए वहीं पर बना दिया, तिराहा बन गया, दोराहा बन गया, चौराहे को बंदी कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर। इसी पद्धति को हम इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है, ग्रिड पद्धति कहते थे। स्मार्ट सिटी के साक्ष्य मिले हैं भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता से। यह पहली नगरीय सभ्यता है। विश्व में ऐसी कोई सभ्यता नहीं
जो कि नगरीय हो, शहरी सभ्यता थी, प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल की पूजा कर ली, नाग की पूजा कर ली, है ना। पीपल आवाज देता था, भयंकर नाग, सांप, सर्प, ऐसा नहीं कि शंकर भगवान का सूचक माना जाता था उस समय नाग को। नाग ने किसी को खा लिया होगा और खाने से वो मर गया होगा, लगा होगा कि भैया इसके तो खाने से मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। जहां डर वहां धर्म शुरू होता है, जहां डर वहां पर धर्म शुरू हो जाता है, जो धर्म है वो शुरू हो जाएगा। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, तो ये जो भी हैं आपके पीपल, नाग, कुबड़ वाला सांड, इसकी पूजा करते थे। मात्र सत्तात्मक था वो, मात्र देवी की मूर्ति मैंने बताई ना आपको मोहनजोदड़ो से, इसलिए कहते हैं समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक। यहां की प्रमुख विशेषता अगर आपसे पूछ ले, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपसे पूछ ले, तो आप बता के आना यहां का ड्रेनेज सिस्टम, सीवर प्रणाली। ड्रेनेज मतलब नाली, है ना, नाली, नाली दबी हुई होती थी, गटर जो होते ना आजकल वो ढके हुए होते थे, नालियां ढकी हुई होती थी, बेहतर प्लानिंग के साथ नगर बनाए जाते थे। गलियां, गली में खुलते थे घरों के दरवाजे, और गलियां कहां खुलती थी, मुख्य सड़क पर। इसके पीछे रीजन क्या, रीजन ये, बालक खेल रहे हैं, खेलते खेलते अगर मुख्य सड़क पर दरवाजा खोल देंगे तो एक्सीडेंट से बालक चपेट में आके मृत्यु हो जाएगी, गली में थोड़ी ना वाहन चलेगा। आजकल तो वाहन कहीं से कहीं भी निकल जाते हैं, छोड़िए उन सब चीजों को। अब ये बताइए यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया। पूरा वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और गलियां मुख्य सड़क पर, प्रमुख विशेषता सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी उसको, जो जल निकासी प्रणाली है वो सबसे प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की मानी जाती है। एक आपसे पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, ऐसे कर लो, है ना। यहां पे पश्चिम, सॉरी पूरब, उत्तर, पश्चिम, यहां पे दक्षिण, दक्षिण। तो सुनो भैया, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थान मिला है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर। यूपी जी के पढ़ रहे हैं और ये नहीं पता हो किस नदी के तट पर, तो हमें यूपी जी के पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। हिंडन नदी के तट पर, जिसके तट पर गाजियाबाद भी बसा हुआ है, नदियों वाला तो वीडियो उठा के देख लेना, उसमें है। आलमगीरपुर से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और यही उत्तर प्रदेश के जीको को लेकर महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट कराने थे, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को बेसिक पढ़ना चाहेंगे तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वो पॉइंट जो आपके एग्जाम में आए वो पढ़ा दूं जल्दी जल्दी से, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। अगर फिर भी है तो मुझे एक बार प्लीज पूछ लेना। मांडा जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी सीमा, और पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये किसकी सीमाएं हैं भैया, सिंधु घाटी सभ्यता की। जो मुझसे हो सक रहा है मैं उतना कर रहा हूं। आप वहां पर बैठे बैठे वीडियो शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं आए तो बस पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए, पढ़ लीजिए, है ना। तो यहां तक आप लोग एक बारी बताइए कि लिखा आपने या फिर नहीं लिखा, और समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है भैया। इसके बाद प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था। अभी बस एक टॉपिक और रह गया है 10 मिनट का, उसको और करेंगे। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहते थे भैया,
मध्य देश कहते थे, है ना। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है ना। बौद्ध धर्म का पालना भी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। बाद में चलो अभी लिख लो, बाद में भी लिख दूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का पालना कौन सा प्रदेश है बच्चा? उत्तर प्रदेश। एक सवाल मन में आ रहा होगा, वो सवाल यह है कि 16 महाजनपदों का विकास कहां हुआ? तो ये पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी, मगध जो क्षेत्र बना, पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी, वर्तमान बिहार का जो